महापालिका में सत्ता हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। ये नेता डेवलपमेंट है या डेवलपमेंटल है? अपने पार्टी के लोगों को गाली देता है, दूसरे पार्टी के लोगों को गाली देता है। ये शिवसेना नहीं है, ये शिवी सेना है। बात करता है। नमस्कार, नवी मुंबई नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी। ऑन द स्पॉट तीखे सवाल मगर सीधे जवाब में आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सभागृह नेता आनंद सुतार। सर, स्वागत है आपका नवी मुंबई नेटवर्क में। ऑन द स्पॉट यही आपसे सीधा सवाल है कि अब तक सत्ता तो आप लोगों की थी महानगर पालिका में, सत्ता जो महाराष्ट्र में थी वो भी आपकी थी, लेकिन तो भी सौतेला व्यवहार तो हुआ है ना यहाँ पे देशमुख वाड़ी के साथ। महापालिका में सत्ता हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। देशमुख वाड़ी के बारे में मैं आपको फिर एक बार कहता हूं कि देशमुख वाड़ी मेरे वार्ड में यानी शशिकला सुतार के वार्ड में 2015 में आई। 95 से 2015 तक वहां नगर सेवक शिवसेना का था। शायद उस नेता को मालूम नहीं था। 2015 से अभी 5 साल हमारे साथ महापालिका की सत्ता थी। आप जाके वहां पूछ सकते हो, जो 15 सालों में वहां जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, वहां गटर नहीं था, रास्ता नहीं था, पानी नहीं था, स्ट्रीट लाइट नहीं थे। जब मैं शुरू में 2015 में वहां प्रचार करने के लिए गया था तो वहां सब जगह मट्टी मट्टी थी, सब रास्ते टूटे हुए थे, गटर टूटे फूटे थे। मैंने कहा कि नहीं, वो मैं हर जगह घूमता हूं, मेरी वार्ड भी झोपड़पट्टी है, लेकिन ऐसी हालत नहीं है। मैंने उन्हें उसी टाइम कहा, अगर हम लोग चुन के आते हैं तो एक देशमुख वाड़ी का पूरा विकास हो जाएगा। आप जाके वहाँ किसी भी आदमी को पूछ सकते हो जो हमारे खिलाफ है, उसे भी आप पूछ सकते हो कि वहाँ अभी उनकी डेवलपमेंट की परिस्थिति क्या है। वहाँ अच्छे रास्ते हैं, वहाँ स्ट्रीट लाइट है, सब पूरी पानी की पाइपलाइन डाली है, ड्रेनेज लाइन नए डाले हैं, पूरे रास्ते कंक्रीट के बनाए हैं और वहाँ सीसी कैमरा भी मैंने लगाया। वहाँ नेता आके कहता है कि ये कॉलोनी मैं रेगुलाइज करूँगा। मेरा एक सवाल है, मैं पूछूं? बिल्कुल। मैं उनसे सवाल पूछता हूं, जहां आपका जन्म हुआ साइनाथवाड़ी में, वहां आजू बाजू की बस्ती देखो। ये नेता चुनाव आने के बाद 6 महीने पहले शुरू कर देता है डेवलपमेंट। ये नेता डेवलपमेंट है या डेवलपमेंटल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब भी चुनाव आता है तो उसे सिर्फ रेगुलाइज ये शब्द याद आते हैं। मुझे बहुत हंसी आती है। 15 सालों से मैं देख रहा हूं साइनाथवाड़ी के हर चुनाव के बारे में। जब चुनाव आता है तो वहां जाके पूछता है, ये 15-20 घर मकान की एक बिल्डिंग बनेगी, यहाँ एक बिल्डिंग बनेगी, वहां ऐसा करके सीसी कैमरे लेके जाता है, वहां का सर्वे करता है 15 साल से। अभी लोग हैरान हो गए, अभी लोगों को मालूम हुआ वहां के कि ये सिर्फ चुनाव आने के बाद ही करता है। 2015 में उन्होंने नहीं किया क्योंकि 15 साल लोगों को उल्लू बनाया। अभी बाजू में देशमुख वाड़ी है तो यहां नहीं कर सकते, कर वहां आ गया, चलो मैं वहां कर लेता हूं। 2-4 आदमी को पकड़ लिया, शाम की उनकी सोई कर दी, उनको बिठाया और बनाया नेता उनको। अरे कहा कि देशमुख वाड़ी की मैं सोई करता हूं। देशमुख वाड़ी के लोग, जिस दिन उनकी यहाँ देशमुख वाड़ी मीटिंग थी, उनके मीटिंग में साइनाथ देशमुख वाड़ी के 6 से 7 लोग थे। और दूसरे दिन गणेश नाइक साहब को मिलने के लिए खुद अपनी गाड़ियां भर के, बस खुद लाके यहाँ से बैठ के 10 किलोमीटर व्हाइट हाउस तक चले गए। वहाँ कम से कम 65-70 लोग थे देशमुख वाड़ी के। तो क्या इन्हें कोई ज़बरदस्ती की? मैं वहाँ गया था, जब से वो लोग वहाँ गए हैं तब से मैं आज तक वहाँ नहीं गया, क्योंकि मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा रिश्ता परिवार का रिश्ता है। मैंने इस वार्ड को हमेशा कहा है, माझा प्रभाग माझा परिवार। हमारा रिश्ता परिवार से जैसा है, हर आदमी से मेरा रिश्ता है, हर महिला मेरी बहन है, हर आदमी मेरा भाई है, मेरा चाचा है, पिता समान है, मैं सबको समझता हूँ। इसलिए देशमुख वाड़ी की उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। देशमुख वाड़ी पूरा विकास करना और देशमुख वाड़ी की शिव कॉलोनी जैसा न्याय देना, यह हमारा काम है, क्योंकि जिन्होंने शिव कॉलोनी को न्याय दिया है वही नेता आज हमारा आमदार है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आमदार गणेश नाइक साहब देशमुख वाड़ी को न्याय देगा और देशमुख वाड़ी हमारे साथ है और हमारे साथ रहेगी। लेकिन अभी जब से प्रशासक लगा है सत्ताधारी, अब देशमुख वाड़ी में वहाँ के जो नेता हैं सत्ताधारी के नेता,
देशमुखवाड़ी में 6 महीने का समय मांग रहे हैं वहाँ पे एसआरए स्कीम लागू करने के लिए कि एक बार उन पर विश्वास जता दें तो वो वहाँ का काया पलट कर देंगे। तो क्या आप इस बात से लेकर घबरा रहे हैं क्या? मैंने कभी घबराना सीखा ही नहीं। ये सारी ये स्कीम आएगी, देशमुखवाड़ी का विकास होगा। मैं नेताजी को याद दिलाता हूँ। चलो 10 साल पीछे जाके जरा अपन चिंचपाड़ा में जाएंगे। 2013-14 में उन्होंने चिंचपाड़ा में 30 माले की बिल्डिंग बनेगी ऐसा ग्रीन प्लान बनाया था, ब्लूप्रिंट बनाया था। लोगों को 30 माले की बिल्डिंग दिखाई, पूरे सोशल मीडिया को बुलाया, पूरे महाराष्ट्र को दिखाया कि हम हैं, यहां चिंचपाड़ा में 30 माले की बिल्डिंग बनेगी। और वहां ब्लूप्रिंट दिखाई सबको। 2014-15 के बाद अभी 2020 आया तो नेता ने क्या किया मालूम है? 30 माले की बिल्डिंग तो गई भाड़ में। अभी उसी चिंचपाड़ा में उन्होंने बायोगैस के लिए बायोगैस लाया। बायोगैस 30 माले की बिल्डिंग की नहीं होती मैडम। बायोगैस झोपड़पट्टी के लिए होती है, क्योंकि बहुत बुरा बास आता है, उसमें बुरी गंदगी आती है। बायोगैस झोपड़पट्टी के लिए बनाई। 5 साल पहले कह रहा था 30 माले की बिल्डिंग बनाएगा। आप कहता हूं पूरे झोपड़पट्टी को मैं बायोगैस दूंगा, तो क्या 30 माले की बिल्डिंग और आप झोपड़पट्टी रखने का इरादा खुद ही बनाता है, खुद ही नेता पक्का करता है कि क्या करना है। एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि उन्होंने ब्लूप्रिंट दिखाई। क्या ब्लूप्रिंट? अच्छा हुआ ब्लूप्रिंट ही दिखाई और कुछ ब्लू नहीं दिखाया। आज कुछ फिल्म दिखाया होता ना तो बहुत भारी चलती थी, क्योंकि डायरेक्टर वही रहता था, प्रोड्यूसर वही, कलाकार वही, बहुत फिल्म चलती थी वो। मैं इस नेता को करता हूं कि आप ब्लूप्रिंट मत बनाओ, आप कुछ ऐसा फिल्म बनाओ जो दुनिया देखेगी आपको और देखना चाहती है। हम भी देखना चाहते हैं कि ऐसा हीरो एक बार नई मुंबई में दुनिया को मालूम है। ये दबंग नहीं है। दबंग किसे कहा जाता है? दबंग किसे कहा जाता है? जो शाम को 2 घुट मारता है और फोन करके दूसरों को गाली देता है, उसको दबंग कहते हो? तो ये दबंग नहीं है, ये लफंगागिरी है। और मैं उसको लफंगा कहता हूं। फोन लगाओ, मैं देखता हूं उसको। क्या देखते हो? किसको देखते हो? अपने पार्टी के लोगों को गाली देता है, दूसरे पार्टी के लोगों को गाली देता है। ये शिवसेना नहीं है, ये शिवी सेना है। ये शिवी सेना है। आपको लगता है कि यहाँ पर ऐरोली में बीजेपी की ताकत यहाँ पर बहुत मजबूत है और यहाँ पे महाविकास आघाड़ी के जो दबंग नेता हम लोग जिन्हें कहते हैं उनकी पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं, आप ये मानते हैं क्या? फिर नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूँ कि हमारी ताकत नई मुंबई पूरी हमारी ताकत है। हमारी ताकत नैरोली में है। हम ताकत दिखाने के लिए यहाँ नहीं है, हम सेवा करने के लिए आए। जनता की सेवा करते हैं, ताकत दिखाते नहीं। हम बाहुबली नहीं है, हमारा समाज सेवक है। दुनिया को हाथ जोड़ के काम करते हैं हम, किसी को गाली नहीं देते। हर आदमी हमसे हाथ जोड़ता है तो हम भी हाथ जोड़ते हैं उसको। जिन बाहुबलियों के बारे में आप बात कर रहे थे, इसी बाहुबलियों के नाम पर अब तक वोट बैंक की राजनीति होती थी। बहुत बड़े पैमाने पर वोट बैंक बीजेपी की तरफ आता था, लेकिन आज यही लोग जब चले गए दूसरे पार्टी में तो आप उन्हें बाहुबली तो कभी कोई भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा अचानक स्टैंड आप लोग बदलते हैं? नहीं, स्टैंड नहीं बदलते। देखो, जिन लोगों को जहाँ रहना है, ये पार्टी है और अपने देश में लोकशाही है, कहीं भी आदमी रह सकता है। और नाइक साहब हमेशा कहते हैं जिन्हें यहाँ रहना है रहे और जिन्हें जाना है जाए। और जाने के बाद भी उन्हें आशीर्वाद ही देते नाइक साहब हमारे कि जहाँ रहे खुश रहे। जो हमारे साथ रहेगा हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ रहेगा वो जिएगा, हमारे साथ रहेगा वो बढ़ेगा, हमारे साथ रहेगा तो बड़ा बनेगा, हमारे साथ रहेगा तो जनता की सेवा करेगा। ये हमारे नाइक साहब का हमें आज तक नाइक साहब ने हमें सिखाया है और हम नाइक साहब के मार्गदर्शन पे काम करते हैं। नाइक साहब का जैसा नेता नई मुंबई में ना बना है ना बनेगा। शिवसेना के भाई कई लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नाइक साहब को दिल से मानते हैं, लेकिन वो दिखा नहीं सकते क्योंकि उन्हें टिकट मिलने के लिए वो दबंग नेता के साथ रहते हैं। आयरोली के कई लोग, मैं ये नहीं मानता हूँ कि आयरोली के पूरे लोग या नई मुंबई की पूरी पार्टी हमारे जीत जाएगी, लेकिन जितनी होनी चाहिए
जितने सीट हमें वहाँ पर होने के लिए चाहिए उतनी सीट आ जाएगी। मैं आज भी आपको दावे के साथ कहता हूँ, हमारी नई मुंबई में कम से कम 85 सीट हमारी बीजेपी का आएगी, ऐसा मुझे लगता है। ज़मीनी हकीकत तो सर कुछ और है, क्या आप ज़मीनी हकीकत को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं क्या? यहाँ पर ऐरोली में भारतीय जनता पार्टी की ताकत कितनी कमज़ोर हुई है, हर स्तर पर दिखाई दे रहा है, ना कोई चर्चित चेहरा है सिवाय आपके इक्का दुक्का लोगों के। आपको लगता नहीं है कि आप इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो अपने पैसे की ताकत दिखाता है वो बात अलग होती है। जनता पैसे के ताकत के साथ रहता है या हाथ जोड़ने वाले के साथ रहता है, ये चुनाव के बाद मालूम पड़ेगा। हम भी ऐरोली में जन्म से यहाँ रहते हैं, हम जन्म से हम ऐरोली के लोगों को पहचानते हैं, समझते हैं। लोग अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, वरना 2 बार एमएलए और 2 बार खासदार सीट में कोई गिरकर फिर महापालिका में नहीं आता था। इतनी तो शर्म होनी चाहिए। अपन खुद लोकसभा में खड़े रहते हैं, फिर विधानसभा में खड़े रहते हैं, फिर वहाँ नहीं जमता है तो महापालिका में आते हैं। अच्छा हुआ महापालिका में तो कम से कम चुन के आए, नहीं तो किसी मंडल में ग्राम पंचायत में जाके ना किसी मंडल का अध्यक्ष के लिए खड़े रहते ना तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो आदमी सिर्फ दबंगी नहीं करना चाहता है, बाहुबली बनना चाहता है। और नई मुंबई के लोगों ने बाहुबली को स्वीकार नहीं किया है। नई मुंबई ने हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना पसंद किया है, और हम समझते हैं कि नाई साहब के साथ जो भी रहता है वो एक सच्चे विचार के साथ रहता है, नई मुंबई जनता की सेवा के साथ रहता है। और मुझे लगता है कि ऐरोली की उम्मीदवार आपको आज नहीं दिख रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद आपको असली रिपोर्ट मालूम पड़ जाएगा। सर, ऐरोली की अगर बात करेंगे तो यहाँ का जो चुनावी माहौल है, अभी सबकी जो नज़र टिकी है अनंत सुतार पे टिकी है। अनंत सुतार को डिफीट करने के लिए सभी अपनी जान लगा रहे हैं। क्या ये मुमकिन है इन लोगों के लिए, सत्ताधारियों के लिए, डिफीट करना अनंत सुतार को? अच्छी बात लगता है मुझे कि मुझे समझते हैं कि मैं एक अच्छा समाज सेवक हूँ, और मुझे गिराने के लिए, यानी कि मुझे नगर सेवक नहीं बनने के लिए एक पूरी पार्टी फील्डिंग लगा रही है मेरे पीछे। तो मैं समझता हूँ कि मैं काफ़ी ताकतवान शायद बन गया हूँ, और लोगों का मैडम मुझे बहुत आशीर्वाद है। लोग मेरे बिना नहीं रह सकते, ऐसा मैंने परिवार बनाया है। वार्ड तो मेरा परिवार है ही, लेकिन ऐरोली में मेरी एक अगली ताकत है। लोग मुझे पहचानते हैं कि मैं जो भी बोलता हूँ करता हूँ, और जो करता हूँ वही बोलता हूँ। आज तक मेरा तो ऐसा कहना है। लेकिन मेरे बारे में अगर कोई लोग सोचते हैं कि सिर्फ अनंत सुतार के ऊपर ध्यान देंगे तो अच्छी बात है। पूरी पार्टी मेरे साथ, मेरे खिलाफ खड़ी रहे, अपोजिशन वाले की, और मैं अकेला खड़ा रहूँगा। आने वाले समय में दिखेगा कि अनंत सुतार क्या है और कैसा है, वो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। आपसे जानना चाहेंगे, आपको भी दबंग यहाँ पे कहा जाता है, अनंत सुतार एक दबंग नेता बीजेपी का। अब पूरी जिम्मेदारी ऐरोली की आपके कंधों पर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ताकत को मजबूत करना है, प्रत्याशी जितने भी चुनावी मैदान पे उतरने वाले हैं उनकी ताकत को मजबूत करना है। अनंत सुतार के लिए ये क्या एक बड़ी चुनौती नहीं है? मेरे लिए कोई चुनौती बड़ी नहीं होती, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ लड़ने के लिए, किसी को दम देने के लिए, मारने के लिए नहीं आए। हम लोगों का काम करने के लिए आए। मैं जानता हूँ कि ऐरोली की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नाइक साहब ने दी है, और मेरा काम चालू है। हर एक कार्यकर्ता से मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो काम करे। किस तरह काम करना चाहिए, मैं उन्हें हमेशा उनकी मीटिंग लेता हूँ, हमेशा बात करता रहता हूँ। हर जगह कौन सा उम्मीदवार होना चाहिए हम लोगों ने उसे डिसाइड किया है। अभी तक ऐसा समय नहीं आया अभी तक चुनाव का, कि चुनाव जब लग जाएगी, शुरू हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि हमारे उम्मीदवार कौन हैं। अभी आपने कहा था कि हमारे लोग वहाँ जाने वाले हैं। मैं इतना जल्दी तो नहीं बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भी कोई आने वाले हैं। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जो भी होगा बहुत बड़ा नेता होगा, जो भी है बहुत बड़ा है। तो यानी कि यहाँ से जो चर्चित चेहरे दूसरे पार्टी में गए हैं, तो आप लोग भी इम्पोर्ट करने वाले हैं? उसमें से मैं जा चुका हूँ। मैंने अष्टवीर गठ बनाया था
एक दिन में अष्टविनायक गढ़ बनाया था, 8 नगर सेवक लेके मैं एक तरफ, एक ही दिन में कुछ 8-10 घंटों में। तो मुझे बहुत पहले आप पूछ रहे हो, चुनाव का समय अभी बहुत लंबा है, लेकिन और प्लान इतने बी का आपने जल्दी डिस्कस मेरा कर प्लान दिया। एकदम सक्सेस होने वाला है। मैं आपको अभी उनको होशियार करता हूँ कि हमारे तोड़ने से पहले अपने संभालो, यानी आपको वरना आपकी ऐसी हिल जाएगी कि ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। आने वाला समय बताए। यानी कि आपको इस बात का डर है कि अभी भी आपकी पार्टी से काफी लोग जा सकते हैं। हमें डर नहीं है, हमारे पास आने वाले हैं, हमारे लोग नहीं जाने वाले। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, आयुर्वेद का कोई नेता, कोई लीडर, कोई कार्यकर्ता उन पार्टी में नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं कि वहां से लोग आने वाले हैं, सिर्फ समय का इंतजार करो, वक्त का इंतजार करो। थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, जब चुनाव सामने आ जाएगा तो पता चलेगा कि ये हमारे भारतीय जनता पार्टी में कौन आने वाला है। यानी कि प्लान बी रेडी करके रखा है आपने। प्लान बी एकदम 200% रेडी है। आपने सवाल पूछा है करके मैं बोल रहा हूँ, बी प्लान रेडी है, और बी प्लान में बी से शुरुआत होगी। अच्छा, यानी कि अच्छा हिंट दे दिया आपने। और साथ ही साथ सर एक बात कहना चाहूँगी आपकी, क्योंकि अब आप पे एक वार्ड नहीं, आप पैनल में भी तैयारियां कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को जिताने की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके कंधों पर। क्या स्ट्रैटेजी है? ना, मैं कभी साम दाम दंड का यूज़ नहीं करता हूँ। मैं हमेशा लोगों को हाथ जोड़ता हूँ, लोगों से प्यारी बात करता हूँ, लोगों के साथ। कोई गरीब, अमीर गरीब, कोई जात धर्म मैं मानता नहीं। हर आदमी, अभी यहाँ देखो मेरे साथ जो लोग यहाँ आजू बाजू में मेरे खड़े, सब जाति धर्म के लोग हैं। मैं किसी जात को नहीं मानता, और किसको मुझे दम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे साम दाम दंड की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि साम दाम दंड से कोई आदमी जुड़ता नहीं है, सिर्फ नमस्कार करता है दूर से। और हम दूर से नहीं, हम नज़दीक से आदमी को नमस्कार और भाई जैसा रिश्ता रखना चाहते हैं। हमारा रिश्ता परिवार जैसा है, परिवार जैसा रहेगा। हम परिवार करके इस आयुर्वेद को समझना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक रिश्ता नाइक साहब के आशीर्वाद से आयुर्वेद में होना चाहिए। नाइक साहब है तो ये नई मुंबई सुखरूप है, नाइक साहब है तो नई मुंबई 24 घंटा पानी है, नाइक साहब है तो इस शहर को सब जितने भी पारितोषिक मिले हैं, पूरे महाराष्ट्र में कितने लोगों को मिले, जितने नई मुंबई में को अपने मानांकन मिले हैं, उतने किसी महानगर पालिका को नहीं मिले हैं। जो यहाँ के दबंग नेता कहते हैं ना कि हमारी बम्बई में सत्ता है, हमारी ठाणे में सत्ता है, तो ठाणा में क्यों नहीं मिला? ठाणे की हालत क्या है, बम्बई की हालत क्या है? फिर क्यों बम्बई के नेता 500 चौरस फुट का जब वहाँ डिक्लेरेशन करते हैं कर माफ का, तो 2 दिन हमें क्यों इंतज़ार करना पड़ता है, क्यों हमें मांगना पड़ता है? हाँ, 2017 में हम लोगों ने प्रस्ताव मंजूर किया है, 19 में, तो 2-3-4 साल इन्हें क्यों लगा? सत्ता आने के बाद 2 साल क्यों लगा? फिर अभी उनका चुनाव आ रहा है नहीं बम्बई का करके उन्होंने 500 चौरस फुट के मकान को कर माफ करने का फैसला लिया। फिर नई मुंबई के 2 दिन क्यों लेट किया? जब हमारे नाइक साहब ने आवाज़ उठाया तभी किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि नई मुंबई में पूरे महाराष्ट्र में नहीं, देश में नंबर 1 है, और देश में नंबर 1 रहेगी। गलती से भी ऐसा नहीं होगा, गलती से भी कभी लोगों ने ऐसा करना चाहा तो मैं आपको कहता हूँ 5 साल में अपना 50 नंबर भी नहीं रहेगा। इतनी हालत ही शहर की बुरी होगी। आज नई मुंबई में आज कोरोना की क्या परिस्थिति है? 8 दिन पहले अपने 26 पेशेंट थे, 26, 4 दिन में 1,500 हुए, 8 दिन में कल परसों 2,500 थे, फिर अभी धीरे धीरे आने लगे। नई मुंबई में कोरोना नाइक साहब की वजह से मैं बोल रहा हूँ, इतनी मेहनत की उन्होंने, सब नई मुंबई ने देखा है। 2000 मार्च में 2020 में जैसे कोरोना शुरू हुई, लॉकडाउन शुरू हुआ, नाइक साहब ने वहां से अपना हाथ में महानगर पालिका ली। जिस आदमी ने कभी महानगर पालिका में पालक मंत्री होने के बाद भी कहीं भी पैर नहीं रखा,
लोगों को, नगर सेवक को मिलने के लिए महानगर पालिका में नहीं आए, किसी कमिश्नर को मिलने के लिए नहीं आए। लेकिन जब कोरोना शुरुआत हुआ, लॉकडाउन शुरुआत हुई, तभी से मार्च अप्रैल से उन्होंने शुरू किया। आज तक उन्होंने 53-54 मीटिंग की है, जो एक नगर सेवक नहीं कर सकता है। इतनी मीटिंग साल भर की, 5 साल की मीटिंग 1 साल 2 साल में उन्होंने की है। क्यों की है? क्या कारण है? लोगों के लिए की है, क्योंकि नगर सेवक की वहां सत्ता अभी नहीं है। पूरी नगर सेवक की जिम्मेदारी नाइक साहब ने ली, सब पार्टी की, हमारी तो ली है, सब पार्टी के। उन्होंने वहां सवाल जवाब खड़े किए हैं। वो अनंत सुतार के वार्ड में होता है, काम होना चाहिए, ऐसा नहीं, सभी के वार्ड में काम होना चाहिए। इस तो नाइक साहब ने आवाज उठाया, इसलिए कोरोना का इतना फैलाव नहीं हुआ और हम बच गए। कई लोग हम बचा नहीं सके, कई लोग हमारे दोस्त, हमारे सगे वाले, रिश्ते वाले हमें छोड़ के चले गए। वो दुख तो हमें हमेशा रहेगा, लेकिन लोगों का पूरा भरोसा, नई मुंबई के लोगों का पूरा भरोसा सिर्फ नाइक साहब के ऊपर है। यह अभी फिर से एक बार कहने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता नहीं। काफ़ी सारे नेता महाविकास आघाड़ी के आते हैं नवी मुंबई में, बहुत दमदार प्रतिक्रिया करके आपके नेता के खिलाफ जाते हैं। इस बार लेकिन जितेंद्र आव्हाड कुछ बदले नजर आए थे, तो क्या ये इसको लेकर कुछ संकेत हैं क्या आने वाले भविष्य में आपके राष्ट्रवादी के बीच में मधुर संबंध के? आप भी सवाल में पूछ रहे हो कि कई नेता यहाँ आने वाले हैं, गणेश नायक के खिलाफ बोलने वाले हैं। जैसे जितेंद्र आव्हाड को ज़्यादा ही बोल रहे थे, अभी जितेंद्र आव्हाड ही थोड़ा पीछे हट गए हैं। हो सकता है आने वाले भी पीछे हटेंगे, कि उन्हें बोलने के लिए नई मुंबई की बात क्या है, क्या उन्होंने क्या किया, क्या कौन सा नेता आने वाला है? क्या मुख्यमंत्री आके बोलेगा कि नई मुंबई ने हमने की है, या हमारी वजह से नई मुंबई के मोरबेदरन हमने लाया है, इतना सब जितने भी पारितोषिक जो मानांकन मिले हैं वो हमारे वजह से मिले हैं? अगर ऐसा कोई नेता आके यहाँ कहता है तो कोई तो आम आदमी कहेगा ना, साहब आपकी मुंबई में इतने क्यों नहीं मिले, क्यों? ऐरोली को लेकर आपका क्या सर गणित है? क्या लगता है पूरे जो जिम्मेदारी दी है उसको किस प्रकार से सफलता से आप उसे निभा पाएंगे और यहाँ पर कितना मजबूत होगा? ऐरोली में आपको एक ही कहता हूँ, मेरे ऊपर जो भी जिम्मेदारी दी है, आने वाले समय आपको पता चलेगा कि जिम्मेदारी हमारे ऐरोली में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार नगर सेवक हमारे बनेंगे। लोग चाहते हैं कि ये शहर, ये ऐरोली और पूरे नंबे शहर में शांति रहे, और शांति रहने के लिए नाइक साहब का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। अगर नाइक साहब का आशीर्वाद चाहिए तो नाइक साहब का आदमी भी चुन के आना चाहिए। नाइक साहब के जो भी लोग हैं जहाँ खड़े रहने वाले हैं वो शांति दूत है, बाहुबली नहीं है। लोग बाहुबली नहीं, मुझे लगता है शांति दूत लोग पसंद करेंगे। अरे आने वाला समय ऐरोली का भाजपा के लिए कुछ आपको अलग दिखेगा, ये मेरा वादा है। महाविकास आघाड़ी बिल्कुल भी थ्रेट नहीं? ये विकास आघाड़ी है, ये तो भकास आघाड़ी है। कहाँ चलती है उनकी? 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। सुबह एक अलग कहता है, दोपहर को एक अलग कहता है, रात को सोने के टाइम में एक अलग कहता है। फिर सुबह उठते, अरे आपने क्या कहा था, मैंने तो ऐसा कहा था। फिर दोपहर को सुबह कहने वाला रात को कहने वाला सुबह कहता है। यानी कि तीनों का कोई मिलाप नहीं है। इसलिए नई मुंबई के लोग किसके ऊपर भरोसा करेंगे? जो भी आता है यहाँ उद्घाटन करने के लिए आता है, बस उद्घाटन करने के लिए आता है। गटर का उद्घाटन होने दो, शौचालय का उद्घाटन होने दो, अरे कारपोरेटर नहीं है तो भी आता है। एक तो 2 बार उद्घाटन कर लेते हैं। अब 6-7 महीने पहले देखा आपने कि नाट्यगृह की क्या हालत हुई थी। एक ही नाट्यगृह का 2 बार उद्घाटन हुआ। एक माजी पालक मंत्री आके करता है, फिर एक आजी पालक मंत्री भी आता है। उन्हें भी मजा आता है कि ये नाट्यगृह हमारे नगर सेवक ने बनाया है। मुझे बहुत हंसी आ गई उस दिन। पालक मंत्री कहता है कि ये हमारे नगर सेवक ने बनाया है। वो पालक मंत्री भी कभी नगर सेवक था, तो क्या इन्होंने कभी ऐसा कोई नाट्यगृह बनाया है?
क्या कोई रेलवे स्टेशन बनाया है, कोई फायर ब्रिगेड बनाया है, क्या कोई बड़ी इमारत बनाई है जो नगर सेवक कहेगा 200 करोड़ की इमारत, 100 करोड़ की इमारत मेरे वजह से बनी है। ये हंसी जैसा मजाक लगता है मुझे, मजाक। और उस दिन से मैं ये महाविकास आघाड़ी वाले को, लोगों की कर्मनुक करने वाले, यहाँ तो आपको एक पता होगा कि लोग कहाँ भी भीड़ करते हैं। आज भी लोग, एक गरीब आदमी बंदर लेके आता है ना, बंदर, और हाथ में डब्बा लेता है, एक डबाक करता है और बंदर उड़ाता है। और ये देखने के लिए भी आजकल लोग जमा होते हैं। लोगों ने बंदर ही देखा नहीं ऐसा लगता है, क्योंकि मालूम है लोगों को कुछ काम नहीं है। बंदर लाने वाला एक आदमी भी 200 आदमी जमा कर सकता है, नेता क्यों नहीं कर सकता? इसमें अगर आदमी जमा होते, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उनके साथ है। लोग भाजपा के साथ है, लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ है, लोग फडणवीस के साथ है, और लोग आदरणीय गणेश नायक के साथ है। ऐसा मुझे लगता है, पूरा भरोसा लगता है, और आने वाला समय भी आपको शायद पता चलेगा। तो ये थे आनंद सुतार हमारे साथ ऑन द स्पॉट में, जहां पर उनके साथ गर्मा गर्म चर्चा हुई और उन्हें ये पूरा भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की ही सत्ता आएगी। लेकिन अभी देखना यही है कि ये जितने कॉन्फिडेंट है, क्या वाकई में ज़मीनी हकीकत यही है या इससे ठीक उल्टा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल लेते हैं अभी इजाज़त, नई शख्सियत के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार सर। नमस्ते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।